एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां एक तरफ हमें धमकियां दी जा रही हैं कि जंग के लिए तैयार रहें, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, अभी हम कुछ एडवेंचर मजीद दे सकते हैं, लेकिन अपनी हालत ये है कि आप एक आलमी मुकाबले में एक आलमी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर दुनिया भर का वेपन, दुनिया भर का असला जो एयरफोर्स के हवाले से है, दुनिया भर से जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं, उनके सामने आपको हज़ीमत का सामना करना पड़ गया। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का वेलकम करेंगे। चिश्ती साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये फिगर्स मेरे सामने हैं, 30 सालों में 152 पायलट्स और 534 जहाज़ मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो चुके हैं। दुनिया में कई जो एयरफोर्स है उनके पास इतने जहाज़ ही नहीं है जितने इंडिया के जहाज़ 30 सालों में नीचे गिर गए हैं। शुरू में कहा कि प्रोफेशनलिज्म जो नज़र आना चाहिए था उसकी खासी कमी है और दुनिया के सामने हजीमत का सामना करना पड़ा है भारतीय एयरफोर्स को। जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो जाहिर है कि इंसानी लॉस हुआ है, चाहे हमारे मुखालिफ राइवल हुआ है, लेकिन ह्यूमन लॉस है और हमारा उसमें क्योंकि कॉम्बैट में ये जान नहीं गई तो मेरी हमदर्दियां और अफसोस इंडियन एयरफोर्स और पर्टिकुलरली उस फैमिली के साथ। दूसरी बात ये है कि जो ये नुकसान हुआ है हिंदुस्तान का, ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है हिंदुस्तान के लिए और बहुत सारे फ्रंट पर वो हिंदुस्तान ऑलरेडी लड़ रहा था अपनी इमेज को रिकवर करने के लिए। इमेज को रिकवर इसलिए कि जब मई में हुआ है नुकसान वो तो अपनी जगह हो गया, उसके बाद आपने लिखा है नो लेस देन अमेरिकन प्रेसिडेंट को 50 दफ़ा कह चुके हैं कि ये जहाज़ इनका तबाह हुए हैं, इनको डैमेज हुआ है, ये सारा कुछ कह चुके हैं। तो हिंदुस्तान को एक क्रेडिबिलिटी डेफिसिट का सामना था कई महीनों से ऑलरेडी। ऊपर से ये हो गया। जिन एक्सीडेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तेजास जहाज, इसके बारे में मैं जल्दी से बताता चलूं कि ये तेजास तकरीबन 40 साल पहले इंडिया ने कंसीव किया था 1985 में कि जहाज बनाने चाहिए अपने। तो पिछले 40 सालों में वो सिर्फ 40 जहाज बना सके हैं, जबकि इसी दौरान इनका प्लान ये था कि इन्होंने मिग 21 जहाजों को रिप्लेस करना था और ये मिग 21 वो जहाज है जो 60s में इंडिया ने लिए थे। तो कुल तकरीबन 850 जहाज उन्होंने सोवियत यूनियन और फिर बाद में रशिया से लिए, उसमें से 400 जहाज क्रैश हुए उनके 850 में से, और 850 में से 200 पायलट भी अपनी जान से गए। और सिर्फ 200 पायलट नहीं गए, 30 सिविलियंस भी अपनी जान से गए जो जमीन पर किसी वजह से, जाहिर जहाज गिरने की वजह से या धमाके की वजह से रैकेजमेंट का हिस्सा बन गए। एक बात तो ये बहुत बड़ा लॉस था। हिंदुस्तान बड़े अरसे से वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह तेजस जहाज को वो इंडक्ट कर सके अपनी एयरफोर्स में, वो बहुत स्लो है। पिछले 40 सालों में सिर्फ 40 जहाज इंडक्ट कर सके अभी तक, एक बात। और वो भी अब ये बहुत बड़ी एफर्ट थी दुबई एयर शो में शमूलियत उनके लिए इमेज बिल्डिंग थी। वो एक रिकवरी चाहते थे कि अगर हमें एक्सपोर्ट मिल जाए ऑर्डर तो फिर जाहिर एक वायबल हो जाएगा ये पूरा प्रोजेक्ट। और वो ये मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बताता चलूं कि कितना इंपॉर्टेंट ये वेन्यू था। इसको $1 बिलियन प्लेटफॉर्म कहते हैं कि दुबई एयर शो दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन का ये एक इवेंट होता है। इस शो के अंदर इस वक्त भी 200 से ज्यादा जहाज, हेलीकॉप्टर्स और इस तरह के जो एक डिफरेंट एविएशन से रिलेटेड एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स हैं वो हिस्सा ले रहे थे। $1 बिलियन मैंने क्यों कहा, मैं उसको सपोर्ट कर देता हूँ। अभी कल ही एमिरेट एयर ने अनाउंस किया है कि उन्होंने बोइंग जो कंपनी है उनसे बोइंग 777-9 का 59 जहाजों का सौदा किया है, जिसका मतलब है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील सिर्फ मिलिट्री नहीं होती, यहाँ पर सिविल हार्डवेयर जो कमर्शियल एयरलाइंस होते हैं वो करते हैं। एविएशन से रिलेटेड हर चीज यहाँ पर डिस्प्ले पर आती है। फिर जो एयरफोर्स या जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो ना सिर्फ डिस्प्ले पर दिखाते हैं बल्कि खास तौर पर फाइटर जहाज़ों को परफॉर्मेंस उनकी दिखाई जाती है ताकि वो इम्प्रेस कर सके। और ये वही एक कोशिश थी जो उसका अफसोसनाक हादसा हुआ है। जिस तरह इम्प्रेस करने की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि राफेल इनके पास था, ये उसको नहीं सही तरीके से उड़ा पाए और किस तरह हजीमत का सामना करना पड़ा। अभी आपने तेजास का हालात आपने खुद बता दिए हैं, तो यहाँ पे कमी किस चीज़ की है? प्रोफेशनलिज्म की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, क्या है नज़र आ रहा आपको? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है। वहाँ एक ब्यूरोक्रेटिक चेन बहुत स्ट्रांग है, जिसका मतलब यह है कि उनकी फंड की रिलीज इस तरह नहीं होती। एलिमेंट ऑफ करप्शन है अपनी जगह, उसमें कोई शक नहीं है। फिर प्रोसीजरल डिलेज इतने हैं, फिर उनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस उनके एक इशू है, फिर उनमें डिसीजन मेकिंग का मसला है। अब देखिए तेजास 40 साल से बन रहा है, लेकिन इस वक्त आके लेटेस्ट जहाज उन्होंने कुछ अमेरिकन इंजन के साथ इंडक्ट किए हैं, यानी उनको ये भी क्लियर नहीं था पिछले 35 सालों तक कि उन्होंने रशियन जहाज लगाना है या अमेरिकन जहाज और इंजन लगाना है इस जहाज के अंदर। तो ये लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग जब होती है या अनसर्टेनिटी होती है, वो लीड करती है ओवरऑल प्रोजेक्ट लाइन भी स्लिप करती है। एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये मायूसी फैलती है। और वही आपने देखा कि परफॉर्मेंस पर नजर आती है कि वो जहाज जो वैक्यूम हुआ था उनका इतने सालों में, जैसा मैंने कहा मिग 21 को उन्होंने कवर करना था, जो 850 जहाज थे, इंडियन एयरफोर्स के सिर्फ 40 भी नहीं मिल सके। यही इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं जिन्होंने 9 जनवरी को इसी साल तकरीबन 11 महीने पहले उन्होंने एक पब्लिक सेमिनार में कहा था कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड।
वो तेजस के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे जहाज चाहिए ताकि मैं दुश्मन पर अपना खौफ रख सकूं और रेलेवेंट रह सकूं। जनवरी में और मई में उनके साथ जो हुआ वो रेस्ट, वो तो हिस्ट्री है। और उसके बाद लेकिन जस्टिस साहब इसमें कथा कलामी माफ, हमने देखा ना क्या उसका नाम है कि जो पुलवामा के बाद मोदी ने कहा था कि राफेल होते तो नताइज कुछ और होते, लेकिन राफेल भी थे तो नताइज फिर भी कुछ और ही थे। आई वॉज थिंकिंग कि शायद जिस तरह सीएम ने कहा नवंबर का महीना है, कोई एहतजाज करेंगे, कुछ इस तरह का मामला होगा, आप वो बात नहीं कर रहे। लेकिन आज वहाँ पर एक सीएम जब गुफ्तगू कर रहे थे वो पूरे हॉल में कहका लगा। कहका क्या लगा? आज सीएम ने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए हमने निकलना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलेगी, सबसे पहली लाश मेरी उठाई जाएगी, मेरे साथ ये शायद खटक बैठे हुए हैं, इनकी लाश उठाई जाएगी। तो खटक साहब ने उसी टाइम कहा कि प्लीज़ मेरे बारे में बात ना करें, मैं मुज़ाकरात वाला हूँ, तो ये आप छोड़ दें, मुज़ाकरात से ज़रा बातचीत कर लेते हैं। मतलब फिलहाल ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज जो माजी में करती रही है, उस जानिब भी अब कोई अलाइंस बना के चीज़ों को किसी और तरीके से लेके आगे चलने का इरादा रखती है।